अधिकारी मेरे, वोटर्स मेरे, बोगस वोटिंग करवाने की क्षमता मेरी, फिर भी दिक्कत हो जाए तो नंबर्स बढ़ाने की मैनेजमेंट भी मेरी और सारे रिकॉर्ड्स को लोगों से दूर रखने की ताकत मेरी। ये सब हो तो चुनाव कौन जीतेगा? मैं ही ना। बस इस मैं को बीजेपी से रिप्लेस कर दीजिए। मतलब अधिकारी बीजेपी के, बोगस वोटिंग करवाने की क्षमता बीजेपी की, फिर भी दिक्कत हो जाए तो नंबर्स बढ़ाने की मैनेजमेंट बीजेपी की और सारे रिकॉर्ड्स को लोगों से दूर रखने की ताकत बीजेपी की, तो चुनाव तो बीजेपी ही जीतेगी। महाराष्ट्र में यही हुआ है। यह आरोप लगाया है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। हालांकि बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैच फिक्सिंग का आरोप कोई नया नहीं है। पहले केवल ईवीएम पर सवाल उठते थे, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में है और जवाब वो तो खैर कौन ही देता है आजकल। फिर भी चुनाव आयोग ने जवाब दिया, लेकिन जवाब देने का तरीका बहुत कैजुअल था। क्या हमारी पूरी डेमोक्रेसी ही कैजुअल तरीके से चल रही है? क्या चुनाव केवल दिखाने के दांत हैं? जो होना होता है वो सब कुछ तय है? क्या लोकतंत्र में लोगों का एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है? इन सब सवालों के जवाब न्यूज़ दैट मैटर्स के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। नवंबर 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। 288 सीटों वाली विधानसभा में 230 सीटें महायुति गठबंधन के खाते में गई, जिसमें भाजपा, शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल थी। वहीं कांग्रेस, उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी वाला महाविकास अघाड़ी गठबंधन महज 46 सीटों पर सिमट गया। परिणाम आते ही भाजपा ने इसे जनादेश बताया, लेकिन विपक्षी नेताओं ने इसे चुनावी धांधली का नतीजा कहा। जैसे जैसे और विश्लेषण सामने आए, वैसे वैसे ही चुनाव प्रक्रिया पर सवाल और भी गंभीर होते चले गए। सबसे पहले स्थानीय स्तर पर एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने वोटिंग प्रतिशत, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों और गिनती की प्रक्रिया पर शक जाहिर किया। यहां तक कि महाराष्ट्र के मरकड़वारी गांव में तो री इलेक्शन की मांग उठने लगी और पुलिस को कर्फ्यू लगाना पड़ा। कुछ सीटों पर उम्मीदवारों ने शिकायत की कि गिनती के दौरान अचानक रुझान पलटे और निर्णायक बढ़त भाजपा के पाले में चली गई। शिवसेना, उद्धव गुट की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि कई जगह ईवीएम मशीनों की टेस्टिंग ठीक से नहीं हुई थी। सपा और बसपा जैसे छोटे दलों ने भी, जो महाराष्ट्र के हिसाब से छोटे दल थे, उन्होंने भी कहा, सीमित स्तर पर यह दावा किया कि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल होते हुए भी भाजपा को भारी जीत मिलने से चुनावी प्रक्रियाओं पर भरोसा डगमगाता है। विपक्ष ने वोटिंग के आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठाए कि यह अचानक पिछले चुनाव से अधिक कैसे हो गया, जबकि जमीनी स्तर पर कोई बड़ा बदलाव या लहर नहीं दिखाई दी थी। लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव आयोग अपनी बात पर अडिग रहा और बोलता रहा, सब कुछ ठीक है। महाराष्ट्र चुनाव को 6 महीने से अधिक का समय हो गया है, पर सवाल थमे नहीं है। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र चुनाव में मैच पहले ही फिक्स कर दिया गया था। 7 जून 2025 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में एक डिटेल्ड आर्टिकल लिखा। इस लेख में उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग और बीजेपी पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने लिखा कि महाराष्ट्र का यह चुनाव एक स्क्रिप्टेड ड्रामा की तरह था, जिसमें जीत की योजना पहले से बनाई जा चुकी थी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने चुनाव जीतने के लिए एक 5 स्टेप्स वाला षड्यंत्र रचा, जिसमें संवैधानिक संस्थाओं, चुनावी प्रक्रिया और जमीनी स्तर पर प्रशासन को शामिल किया गया। राहुल गांधी के अनुसार पहले स्टेप में चुनाव आयोग में अपना पसंदीदा अधिकारियों की नियुक्ति की गई। दूसरे स्टेप में मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट में फर्जी नामों को शामिल किया गया। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के हवाले से बताया कि 2019 से 2024 के लोकसभा चुनाव तक महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में महज 31 लाख का इजाफा हुआ, लेकिन साल 2024 में नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले के महज 5 महीने में ही यह आंकड़ा 9 करोड़ 29 लाख से बढ़कर 9 करोड़ 70 लाख हो गया, यानी 41 लाख का उछाल। जहां 5 सालों में 31 लाख वोटर बढ़े, वहीं 5 महीनों में 41 लाख वोटर कैसे बढ़ गए? तीसरा स्टेप, मतदान प्रतिशत को मनमाफिक बढ़ाना। चुनाव के आखिरी दिन 5 बजे जब मतदान बंद हुआ, तब इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा 58.22% था, लेकिन अगली सुबह अचानक यह आंकड़ा 66.05% हो गया, यानी 7.83% का रहस्यमयी छलांग, जो लगभग 76 लाख अतिरिक्त वोट्स के बराबर है। राहुल गांधी ने कहा कि ना तो ऐसी लंबी कतारें दिखी, न ही मतदान देर रात तक चला, फिर इतने वोट कहां से आए? चौथा स्टेप,
टारगेटेड बूथों पर बोगस वोटिंग करवाई गई। पूरे राज्य में लगभग 1 लाख मतदान केंद्र थे, लेकिन यह अतिरिक्त वोटिंग सिर्फ 12,000 बूथों तक सीमित रही, और वो भी उन्हीं 85 सीटों पर जहां भाजपा पिछली बार कमजोर साबित हुई थी। इसके लिए राहुल गांधी ने कामठी सीट का उदाहरण दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में कामठी सीट पर कांग्रेस को 1,36,000 वोट मिले और भाजपा को 1,19,000। लेकिन सिर्फ 5 महीनों बाद नवंबर 2024 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस का वोट लगभग वही रहा, 1,34,000। दूसरी ओर भाजपा का वोट आंकड़ा 1,75,000 पहुंच गया, यानी 56,000 का इजाफा। इतने नए वोटर्स आए कहां से? इसका जवाब देते हुए राहुल गांधी लिखते हैं कि इसके लिए वो वोटर जिम्मेदार थे जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच के समय में वोटर लिस्ट में जोड़े गए। 5वां और आखिरी स्टेप, धांधली के सबूतों को मिटाना और रिकॉर्ड तक पहुंच को बंद करना। राहुल गांधी ने बताया कि चुनाव आयोग ने न केवल फोटो सहित वोटर लिस्ट साझा करने से इनकार किया, बल्कि जब एक हाईकोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज साझा करने का आदेश दिया तो सरकार ने तुरंत कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल 1961 में बदलाव कर दिया और डिजिटल रिकॉर्ड तक पहुंच को सीमित कर दिया। अगर सब कुछ पारदर्शी था, ट्रांसपेरेंट था, तो रिकॉर्ड को छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी? राहुल गांधी ने लेख में यह भी कहा कि यह कोई राज्य विशेष की घटना नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय पैटर्न का हिस्सा है। उन्होंने आशंका जताई कि अगली बार यही फॉर्मूला बिहार और अन्य राज्यों में दोहराया जाएगा। राहुल गांधी द्वारा मैच फिक्सिंग का आरोप लगाने के बाद चुनाव आयोग ने बेहद सख्त लहजे में प्रतिक्रिया दी। आयोग ने इस पूरे आरोप को तथ्यहीन और बेतुका बताया और कहा कि चुनाव में हार के बाद इस तरह के आरोप लगाना पूरी चुनाव प्रक्रिया को बदनाम करने की कोशिश है। चुनाव आयोग ने कहा है कि उन्होंने 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को जवाब भेजा था, जिसमें वोटर लिस्ट, ईवीएम, मतदान प्रतिशत और पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति जैसे सभी बिंदुओं पर स्पष्टीकरण दिया गया था। आयोग का कहना है कि यही जवाब उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसके जवाब में राहुल गांधी ने 7 जून को ही एक्स पर लिखा, आप एक संवैधानिक संस्था हैं, लेकिन जवाब देने का आपका तरीका अपारदर्शी है। बिना हस्ताक्षर और टालमटोल वाले प्रेस नोट जारी करके आप लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से यह भी कहा कि अगर कुछ छिपाने जैसा नहीं है तो उनके लेख में उठाए गए सवालों का प्रामाणिक जवाब दें। चुनाव आयोग की सफाई और राहुल गांधी की आपत्तियों के बीच ये सवाल अब और ज्यादा अहम हो जाता है कि आखिर जिन बातों की तरफ राहुल इशारा कर रहे हैं, क्या वो वाकई हकीकत बन सकती है? राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए कि क्या बीजेपी के लिए कर पाने संभव है वो सारी चीजें, ये सब करने के लिए किसी पार्टी के पास होना चाहिए खूब सारा पैसा और चुनाव आयोग पर पकड़। क्या ये बीजेपी के पास है? भारतीय जनता पार्टी समर्थकों की संख्या से भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन यह सिर्फ समर्थकों की संख्या तक सीमित नहीं है। पैसे के मामले में भी बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने अलग अलग माध्यमों से हजारों करोड़ों का धन इकट्ठा किया है, चाहे कॉर्पोरेट डोनेशन हो, आम चंदा हो या फिर बीजेपी को आर्थिक शक्ति बनाने वाला इलेक्टोरल बॉन्ड। इन सब से बीजेपी के पास इतनी बड़ी रकम इकट्ठा हुई है कि बाकी पार्टी इनके आसपास भी नहीं है। डेटा से समझिए, कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सिर्फ 1400 करोड़ रुपए मिले और तृणमूल कांग्रेस को 1600 करोड़ रुपए, लेकिन बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए का चंदा पाया। चलिए ये तो मान लिया कि बीजेपी के पास बेशुमार पैसा है, लेकिन क्या बीजेपी चुनाव आयोग पर भी दबदबा रखती है? पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं लगातार। 2019 और 2024 के आम चुनावों के दौरान विपक्षी दलों ने बार बार यह आरोप लगाए कि चुनाव आयोग अब सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहा है। खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विवादित बयानों और आचार संहिता के उल्लंघन पर आयोग की चुप्पी को विपक्ष ने सवालों के घेरे में खड़ा किया। कई बार ऐसे बयान जिनसे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता था, उन पर आयोग की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं को छोटी छोटी टिप्पणियों के लिए नोटिस दिए गए, सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर चेतावनियां भेजी गई और यहां तक के कुछ मामलों में उनके प्रचार पर अस्थायी रोक भी लगी। इन आरोपों की गंभीरता तब और बढ़ गई जब चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया को ही बदल दिया गया। 2023 से पहले तक संविधान की व्याख्या और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति एक ऐसी कमेटी के जरिए होनी थी जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते। इस मॉडल को सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी माना था, लेकिन साल 2023 में केंद्र सरकार ने एक नया कानून पास करवाया, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023। इस कानून ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया।
अब जो नियुक्ति कमेटी बनी उसमें प्रधानमंत्री तो है ही, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर लिया गया, और वो भी वही मंत्री जिसे खुद प्रधानमंत्री इलेक्ट करे। यानी 3 में से 2 सदस्य सीधे तौर पर सरकार के पक्ष के होते हैं। यानी जिस चुनाव आयुक्त को सीधे सरकार ने चुनकर चुनाव आयुक्त बनाया हो, उससे ये उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है कि वो सत्तासीन पार्टी के विरोध में भी फैसले दे सके। तो अब सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र का चुनाव सच में लोकतंत्र का उत्सव था, या फिर पहले से तय नाटक। राहुल गांधी के आरोप सिर्फ बयानबाजी नहीं लगते, क्योंकि आंकड़ों की जुबान भी कुछ ऐसा ही कह रही है। 5 सालों में 31 लाख नए वोटर और सिर्फ 5 महीनों में 41 लाख नए वोटर्स का उछाल कोई सामान्य बात नहीं है। वोटिंग के दिन शाम 5 बजे तक जो मतदान प्रतिशत 58% था, वो रातों रात 66% कैसे हो गया, और वो भी बिना भीड़, बिना लंबी कतारों, बिना किसी रिपोर्ट के। अगर सब कुछ पारदर्शी था तो चुनाव आयोग ने फोटो वाली वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी? सीसीटीवी फुटेज को लेकर कोर्ट के आदेश के बावजूद नियम क्यों बदले गए? और अगर ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित हैं, तो फिर ट्रायल और टेस्टिंग को लेकर इतनी शिकायतें क्यों आ रही हैं? सबसे अहम बात यह कि अगर चुनाव आयोग की नियुक्ति ही अब सरकार के हाथ में है, तो निष्पक्षता का दावा कैसे किया जा सकता है? जब चुनाव संचालित करने वाली संस्था का मुखिया सरकार की मर्जी से बैठेगा, तो सत्तासीन पार्टी की तरफ निष्पक्षता से फैसले लिए जाएं, ऐसी उम्मीद कैसे की जाए? लोकतंत्र में शक होना गुनाह नहीं है, पर सवालों से भागना सबसे बड़ा अपराध है। तो अब आप तय कीजिए, यह चुनाव था या तमाशा? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई सवाल हो, सुझाव हो, परामर्श हो, तो भी कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। शुक्रिया।